अकाउंटिंग रेशियो भी बोलता है या रेशियो एनालिसिस भी बोलता है, ठीक है ना, एक ही बात है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना 3 तरह का हो गया, पीएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ठीक है। तो अपना जो पीएल और बैलेंस शीट है उसमें से 2 चीज़ क्या अपने को क्या चीज़ पता चलेगा, एसेट, लाइबिलिटीज, इक्विटीज, इनकम एंड गेन एंड एक्सपेंसेस। ये तीन चीज़ जो है ये बैलेंस शीट से आएगा और ये 2 चीज़ कहाँ से आएगा, पीएल से आएगा, ठीक है। रेशियो क्या होता है, रेशियो इज सिंपल अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ वन नंबर टू अनदर। 2 चीज़ को कंपेयर करेगा उसका रेशियो होता है, ठीक है ना। इट इज़ एन अरिथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 न्यूमरल्स। In other words, ratio simply means one number expressed in terms of another. For example, if there are 80 students in a class and the number of boys and girls are 50 and 30 respectively, then the ratio of boys and girls is 5:3. ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, एक्सप्रेशन किस किस तरह से हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज को एक्सप्रेस कर सकता है। एक तो परसेंटेज मेथड, ठीक है, कि हमको 100 में इतना परसेंट आया, 80% आया या 70% आया, तो ये परसेंटेज सिस्टम के हिसाब से हो गया, ठीक है। रेट और टाइम मेथड में क्या बोलता है, करंट एसेट आर 2 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज। जितना अपना बैलेंस शीट में मान लो कि यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज है 20,000 का, करंट एसेट है 40,000 का, तो क्या हो जाएगा, जो करंट एसेट है वो 2 टाइम्स है किसका, करंट लाइबिलिटीज का, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये सब आगे आएगा तुम लोग को, ठीक है। इस 20 टाइम्स किसका, सेल्स का 20 टाइम्स, ठीक है। एक प्रोपोर्शन मेथड क्या हो जाएगा, 2:1 रेशियो में हो जाएगा, उसको प्रोपोर्शन मेथड भी बोलता है, ठीक है। करंट रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या हो गया, 3:2 हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, कितना टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो है, एक लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लीवरेज रेशियो। सबसे पहले हम लोग लिक्विडिटी रेशियो करेगा, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो क्या बोलता है, These ratio indicate the ability of the firm to pay short term obligation. अपना 2 तरह का obligation होता है ना, कैपिटल, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और एक करंट लाइबिलिटीज, या इसको नॉन करंट लाइबिलिटीज भी बोलता है। तो ऑब्लिगेशन 2 हो गया, एक तो लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो ये बोलता है कि बिजनेस के पास क्या कैपेसिटी है, कितना जल्दी वो करंट लाइबिलिटीज को पे कर देगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म को तो बाद में फ्यूचर में पे करना है, टाइम है उसके लिए, बट करंट लाइबिलिटीज को तो कोई ठीक नहीं है ना, कभी भी कोई भी आके पैसा मांग सकता है, तो कितना जल्दी इसको पेमेंट कर सकता है, ठीक है। द टर्म लिक्विडिटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज। तो कंपनी के पास कैपेसिटी है क्या कि अगर कोई भी एक क्रेडिटर आके पैसा मांग लिया तो कंपनी के पास कैपेसिटी है क्या उसको पे कर दे इंस्टेंटली, ठीक है। Liquidity is generally analyzed by taking into account the purpose and period. Thus, liquidity ratio measures the firm's ability to fulfill short-term commitment out of its liquid asset. अच्छा, ये जो करंट लाइबिलिटी, कोई भी एक क्रेडिटर आके बोल दिया कि चलो मेरा 80,000 का पैसा है वो दे दो, क्रेडिटर मांग लिया अचानक से, तो उसको कहाँ से पैसा देगा, मेरे पास कैश होना पड़ेगा ना, तभी तो हम देगा। तो मतलब आउट ऑफ करंट एसेट से ही पेमेंट करेगा इसको। करंट एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा तो लाइबिलिटीज भी डिक्रीज हो जाएगा दोनों तरफ। मान लो कंपनी के पास ऑलरेडी 1 लाख रुपया होना पड़ेगा, तभी 1 लाख के अंदर में वो करंट लाइबिलिटीज को पे कर देगा, है कि नहीं। तो 3 लिक्विडिटी रेशियो है, करंट, क्विक एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। करंट रेशियो क्या बोलते हैं, करंट रेशियो इज द रेशियो बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। कितना कंपनी का करंट एसेट है और कितना कंपनी का करंट लाइबिलिटीज है, वो 2 को एनालाइज करेगा। The current ratio is the best known measure. Short-term financial health. Current assets are those assets which, in the ordinary course of business, can be converted into cash within a short period of time. जितना जल्दी हो सके वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है, उसको करंट एसेट बोल सकता है, ठीक है। अब देखो करंट एसेट में क्या क्या आएगा, कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम, जो इनकम अर्न कर चुका बट अभी तक मिला नहीं, ये सारा करंट एसेट, ठीक है। लाइबिलिटीज में क्या, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या लेगा हम लोग, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में जैसे मान लो कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, वो सब, ठीक है। एडवांस इनकम रिसीव्ड, कोई भी
इनकम हम लोग एडवांस में रिसीव कर लेता है तो वो भी करेंट लाइबिलिटीज है। फर्स्ट ईयर में करवाया था तुम लोग को। कैसे है? कोई भी इनकम अगर हम लोग एडवांस में रिसीव करता है वो करेंट लाइबिलिटीज क्यों होता है? डिविडेंड पेएबल, ठीक है, कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड नॉर्मली बैंक ओवरड्राफ्ट ऑल्सो, ये सब करेंट लाइबिलिटीज में आएगा, ध्यान रहेगा। Moreover, provision for taxation and other short-term provision for unseen or unestimated liabilities are also classified as current liabilities. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट में बता दिया कि क्या आ रहा है, करंट लाइबिलिटीज में भी बता दिया कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले करंट एसेट को टोटल करो, करंट लाइबिलिटीज को टोटल करो, डिवाइड करो, ठीक है। तो जनरली 2:1 करंट रेशियो इज कंसिडर्ड एज आइडियल। अच्छा, नॉर्मल। ज़्यादा ऊपर होना भी खराब है, ज़्यादा कमती होना भी खराब है। ऊपर होने से ये दिक्कत है, मान लो कि डेटर मान लो कि डेटर है अपना 50 लाख का और करंट लाइबिलिटीज़ है अपना मान लो कि 5 लाख का, सिंपल सा बात है। तो इससे ये पता चल रहा है ना कि हम लोग डेटर से पैसा नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए डेटर इतना ज़्यादा है। मान लो कि ये डेटर नहीं होगा, स्टॉक हो रहा है, तो स्टॉक इसलिए इतना ज़्यादा हो कि हम लोग स्टॉक लेके रखा है बट उतना सेल नहीं हो पा रहा है। कैश भी ज़्यादा होने से खराब है क्योंकि हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, 2:1 होने से ठीक है, मतलब जितना करंट लायबिलिटीज है उसका डबल अगर करंट है तब तक ठीक है, बट बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाने का मतलब है कि वो फर्म जो है अपना रिसोर्सेज को अच्छा से यूटिलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो खराब है, वो 1:1 हो गया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, 1:1 होने से क्या हो जाएगा कि मान लो कि 1 लाख का एसेट है, करंट एसेट मान लो कैश ही मान के चलो कि 1 लाख का कैश है और 1 लाख का लाइबिलिटीज है, तो चलो ठीक है, वो कैश से लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दिया। फिर बिजनेस को चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिएगा, मान लो कि रेंट देना है, सैलरीज देना है, वो सब के लिए भी तो कैश चाहिएगा, ठीक है। हाँ, एसेट है अपने पास पड़ा है बट उसको फर्म यूटिलाइज नहीं कर पा रहा अच्छा से, या तो कहीं पे बाकी छोड़ दिया बहुत ज़्यादा, डेटर के हिसाब से स्टॉक ज़्यादा रह गया तो वो स्टॉक सेल नहीं हो पा रहा है कि नहीं, कैश ज़्यादा है तो कैश को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1, assuming the current ratio is 2:1, state giving reason which of the following transaction would improve, reduce or not alter the current ratio: cash collected from debtors or cash received against bills receivable on its maturity। इससे क्या करंट रेशियो बढ़ेगा, कम होगा या इक्वल रहेगा? कैश डेटर से कलेक्ट होने से इक्वल रहेगा, हाँ, क्योंकि कैश जो है, कैश भी करंट एसेट है और डेटर जो है ये भी करंट एसेट है, ठीक है ना। अगर हम लोग मान लो कि 1 लाख का डेटर है और कैश मान लो कि है 0, अगर हम डेटर से, तो टोटल करंट एसेट कितना है, टोटल करंट एसेट 1 लाख रुपया है। अगर हम मान लो कि डेटर से 50,000 रुपये उठा लेता है तो मेरा डेटर कितना हो जाएगा, 50,000, कैश कितना हो जाएगा, 50,000, तब भी करंट एसेट उतना ही रहेगा, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, एक एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ, समझ गया। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये भी कुछ ऑल्टर नहीं करेगा क्योंकि डेटर कम हो गया, बिल्स रिसीवेबल बढ़ गया, दोनों ही करंट एसेट है। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, तो जो अपना करंट रेशियो है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये बताओ। मान के चलो, अब देखो ये चलो ठीक है, अच्छा बात है तुम जो बोला है कि इक्वल रहेगा, बट उस चीज़ को प्रैक्टिकली तुम समझो, ठीक है। मान के चलो कि करंट एसेट अपना सारा है 1 लाख रुपया का, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज है 50,000 रुपया का, तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। मान लो कि इसमें से एक जो 50,000 का डेटर है उससे हम लोग को चेक मिला, मान लो कि 20,000 का एक चेक मिला, ठीक है, वो 20,000 का चेक हम लोग एक क्रेडिटर को दे दिया, तो 20,000 जो क्रेडिटर से डेटर से पैसा मिला, तो अब हम लोग का करंट एसेट कितना हो जाएगा, 80,000, ठीक है। और नहीं, एक काम करो, 75,000 मिला, ठीक, मतलब 25,000 का एक चेक मिला मान के चलो, ठीक है। तो हम लोग को एक डेटर से हम लोग को चेक मिला 25,000 का और उसको हम लोग क्या कर दिया, एक क्रेडिटर को दे दिया, ठीक है। तो अब हम लोग का करंट एसेट कितना रहेगा, 75,000, करंट लाइबिलिटीज कितना रहेगा, 25,000 डिवाइडेड बाई 25,000, क्या हो गया, 3:1 हुआ कि नहीं हुआ, तो रेशियो चेंज हो गया ना, वो ऊपर नीचे दोनों ही सेम अमाउंट कम हुआ है,
बट उसके कारण क्या हो गया, रेशियो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, करंट रेशियो विल इंप्रूव बिकॉज बोथ द टोटल एसेट एंड टोटल करंट लाइबिलिटीज आर डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। ठीक है ना, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड इक्वली रहेगा, क्योंकि वापस हम डेटर से वो पैसा पाएगा। हाँ हाँ, मतलब वापस से वही नया केस है तो। ठीक है, क्योंकि मान लो कि वो हमको एक चेक दिया था बिल्स रिसीवेबल जिसका मैच्योरिटी फ्यूचर में था, बट वो डिसऑनर हो गया, तो सिंपल सा बात है, हम क्या करेगा, उससे वापस से पैसा मांगेगा, और मेरा बिल्स रिसीवेबल कम हो गया, डेटर वापस बढ़ गया। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। इन्वेंट्री दे दिया, डेटर दे दिया, कैश दे दिया, क्रेडिटर्स दे दिया, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिवेंचर्स, एक्रूड इंटरेस्ट। डिवेंचर को नहीं लेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से अपना। ठीक है, तो करंट एसेट में हम लोग क्या लेगा, इन्वेंट्री, डेटर, कैश। ठीक है, क्रेडिटर तो करंट लाइबिलिटीज आएगा, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटीज, एक्रूड इंटरेस्ट। टोटल कर लिया कितना आया, 1,60,000। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या ले लिया, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। टोटल कर लिया कितना, 80,000। करंट रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। ठीक है, करंट एसेट ऑफ ए कंपनी इज 8 lakhs, करंट लाइबिलिटी कितना है, 4 लाख ऑन 30/3/2023, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से एक दिन का पहले का बात है। ठीक है ना, 31 तारीख को कंपनी क्या किया, 2 लाख सन्ड्री क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, और कैश परचेज ऑफ गुड्स किया कितना, 1 लाख का। कैलकुलेट न्यू करंट रेशियो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करंट एसेट कितना है अपना, अभी 8 लाख है एक दिन पहले। फिर कंपनी किया गया, कैश परचेज किया, कैश परचेज किया तो माइनस कर दो 1 लाख रुपया, कैश चला गया, कैश चला गया। फिर गुड्स भी आया, स्टॉक आया, कितना का, 1 लाख का, तो करंट एसेट 8 लाख ही रहा। ठीक है, और फिर कंपनी क्या किया, पेमेंट किया क्रेडिटर्स को कितना, 2 लाख। अच्छा 2 लाख और माइनस होगा क्योंकि क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है। ठीक है, माइनस 2 लाख और करो, माइनस पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो कितना हो गया, 6 लाख रुपया। करंट लाइबिलिटीज कितना है, 4 लाख, बचा कितना, 2 लाख। तो करंट रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1। ठीक है, समझ गया। प्रेजेंटली ए कंपनी हैविंग ए करंट रेशियो ऑफ 5:3 विद करंट एसेट ऑफ 10 लाख। अच्छा एक चीज देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज। क्वेश्चन में क्या दिया, करंट रेशियो दे दिया, मतलब 5/3 दे दिया। करंट एसेट कितना दे दिया, 10 लाख। नीचे में सीएल का सीएल रख दो, करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज निकाल सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो करंट लाइबिलिटीज कितना हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 लाख 6 लाख आ जाएगा, तभी तो 10 लाख डिवाइड बाई 6 लाख 5:3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ये चीज़ में से कोई भी अगर 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा तो तीसरा चीज़ हम लोग निकाल सकता है। ये फ्यूचर में भी आएगा तुम लोग का आगे का इलस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, मिसिंग फिगर दिया हुआ रहेगा वो निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, समझ गया। करंट लाइबिलिटीज निकाल लिया 6 लाख का। द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द करंट रेशियो 2:1। कंपनी क्या चाहता है, इस रेशियो को 2:1 करें बाई मेकिंग पेमेंट ऑफ सर्टेन करंट लाइबिलिटीज। कि करंट लाइबिलिटीज को कुछ पेमेंट कर रहा है, कितना पेमेंट करना है वो पता नहीं, कुछ एक अमाउंट पेमेंट करने के बाद वो करंट रेशियो कितना आ जाना चाहिए, 2:1। लेट द अमाउंट पेएबल बी एक्स। ठीक है, तो करंट एसेट कितना हो जाएगा पेमेंट करने के बाद, 10 लाख माइनस एक्स। करंट लाइबिलिटीज कितना हो जाएगा, कितना था, 6 लाख। 6 लाख माइनस एक्स पेमेंट करने के बाद क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो करंट रेशियो कितना हो जाएगा, 10 लाख माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 6 लाख माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2:1। 2:1 करना है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे 10 लाख माइनस एक्स और यहाँ पे 6 लाख माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना हो जाएगा,
12 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 10 लाख माइनस x। ठीक है, 2x को इस तरफ लेके आओ, यहाँ पे लेके आ जाओ, तो 2 लाख इज इक्वल टू x, मतलब 2 लाख पेमेंट करने से करंट रेशियो निकल जाएगा 2:1। अच्छा क्या है यहाँ पे करंट रेशियो कितना, ये कितना था 10 लाख था, 10 लाख में 2 लाख पेमेंट कर देगा तो कितना बचा 8 लाख, और यहाँ पे 2 लाख पेमेंट कर देने से कितना बचा 4 लाख, 2:1 हो गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन 5 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट करंट रेशियो। क्या क्या लेगा देख लो, बिल्डिंग नहीं लेगा, इसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज को लेगा, इन्वेंट्री को लेगा, सन्ड्री डेटर को लेगा, कैश को लेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेगा। यहाँ पे कैपिटल को नहीं लेना है, रिजर्व्स को नहीं लेना है, टर्म लोन फ्रॉम बैंक को नहीं लेना है, बैंक ओवरड्राफ्ट लेगा, टर्म लोन लंबा ही होता है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट लेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स लेगा, बिल्स पेबल लेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेगा। ठीक है ना, कर लेगा। होमवर्क इजी है। कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर में तुम लोग को ऐसा ऐसा टर्म बोलेगा जो तुम लोग को थोड़ा चीज़ समझना पड़ेगा। कल ही बस बोल दिया कि ये ऐसे होता है तो वो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा जब तक तुम लोग को प्रैक्टिकली नहीं दिखाए। ठीक है ना, अब टोटल एसेट, टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट मतलब जो बैलेंस शीट है यहाँ पे जो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट जो भी बोलता है उसका जो टोटल हुआ वो बोलेगा, और दूसरा टोटल ऑफ करंट, टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड भी बोल सकता है उसको, क्योंकि दोनों तो बराबर ही होगा ना, जितना एसेट साइड का बराबर है उतना लाइबिलिटी साइड का भी बराबर है, तो दोनों इक्वल है। टोटल एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट सब मिला के। चलो ठीक है, इसको ऐसे नहीं समझाता तुम लोग को, बैलेंस शीट्स के हिसाब से ही समझाना पड़ेगा। करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट लिख लेता है, नॉन करंट एसेट मतलब NCA। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट कितना बोला 6 लाख, तो लिख दो यहाँ पे 6 लाख, और यहाँ पे भी कितना होगा 6 लाख, सिंपल सा बात है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितना बोल दिया 80,000, तो ये कितना हो गया 80,000। शेयर होल्डर्स फंड कितना बोल दिया 4 लाख, चलो ठीक है ये 4 लाख लिख दिया। फिक्स्ड एसेट कितना बोल दिया 260, फिक्स्ड एसेट कितना है 2,60,000 लिख दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी यहीं पे आएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है 2 लाख, ये निकाल सकता है, ये भी निकाल सकता है, 2,60,000 और 2 लाख कितना हो गया 4,60,000, तो 6 लाख होने के लिए कितना होगा यहाँ पे 1,40,000। ठीक है, यहाँ पे 4 और 80, 480, यहाँ पे 1,20,000 हो जाएगा, है ना। ठीक है, हम अभी क्या निकाला, कौन सा 2 चीज निकाला, करंट लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट। अच्छा कैसे निकाला, जितना भी टोटल है उससे माइनस किया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट, तो करंट एसेट निकल गया, और जो जितना भी टोटल एसेट है वो लाइबिलिटीज के बराबर है उससे माइनस किया कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो अपना करंट लाइबिलिटीज निकल गया। तुम लोग को बैलेंस शीट बनाना नहीं है, हम बैलेंस शीट के थ्रू तुम लोग को समझाया है, फॉर्मूला तो ऐसे आएगा ना। ठीक है, देखो करंट रेशियो निकालना 1,40,000 और 1,20,000 आ गया। ठीक है ना, तो देखो टोटल एसेट बोल दिया, टोटल एसेट क्या है, टोटल एसेट किसको बोलेगा, करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिख दिया, तो करंट एसेट निकाल दिया, ये बाकी इस तरफ चला गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ चला गया, और ये फिक्स्ड एसेट इस तरफ चला गया, तो टोटल एसेट से फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइनस किया तो ये करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट निकल गया। वैसे ही सेम यही लिखना है अपने को, जितना टोटल एसेट है उतना टोटल लाइबिलिटीज के बराबर है, तो टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटीज जो है किसके बराबर होगा, शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, ये दोनों इस तरफ चला गया तो करंट लाइबिलिटीज निकल गया 1,20,000। समझ गया, ये हम तुम लोग को इसलिए बताया है कि अगर तुम लोग को एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं रहे तो बैलेंस शीट में एक बार पुट करके फॉर्मूला वहां से निकाल लेना। समझ गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो, फिर से बैलेंस शीट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है।
टोटल एसेट कितना बोल दिया 4 लाख, तो ठीक है 4 लाख यहाँ पे और 4 लाख यहाँ पे, ठीक है। फिक्स्ड एसेट क्या बोल दिया, फिक्स्ड एसेट यहाँ पे बोल दिया 2 लाख रुपया। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ जाता है, ये तो नया चीज़ आ गया। 2 चीज़ होता है, ध्यान रखना, कॉपी में लिख लेना तुम लोग, ये कॉपी में लिख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू जो शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझ जाओ पहले की बात क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। अच्छा कितना पैसा लगा हुआ वो तो अपना शेयर कैपिटल है, और रिजर्व जो प्रॉफिट है वो हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसलिए लेता है क्योंकि हमको बिजनेस बाहर से लोन लेके उसी को तो बिजनेस में लगा रहा है, ठीक है, इसलिए वो भी एक तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब बात आ जाता है फिक्टिशियस एसेट्स क्यों माइनस होता है। फिक्टिशियस एसेट्स क्यों माइनस होता है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट साइड में आ रहा है जो कि एसेट है ही नहीं, जैसे डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, जो भी है वो फिक्टिशियस एसेट है, तो एक तरह से वो लॉस है। और लॉस कहाँ से माइनस होता है, प्रॉफिट से। तो रिजर्व जो है वो भी तो प्रॉफिट है, यहाँ से माइनस हो गया वो, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है ना, इस चीज़ को समझो। मेरे को बिजनेस को चलाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, कैश चाहिए, एक तरह से कैश हो गया वो, ठीक है। तो मेरा मान लो कि 1 लाख का कैश पड़ा है करंट एसेट, उसमें से मेरा लाइबिलिटीज है 50,000 का, ठीक है 50,000 दे दिया, फिर भी कैश 50,000 तो रहा, उसी से तो मेरा एक्सपेंसेस पेमेंट होगा बिजनेस का डे टू डे का, उसको बोलता है वर्किंग कैपिटल। समझ गया। तो यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दोनों मिला के कितना आ गया 3 लाख, ये हो गया कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये दोनों मिला के कितना हो गया 3 लाख। फिक्स्ड एसेट बोल दिया ये, ठीक है। देयर इज नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, तो बाकी क्या रहा करंट एसेट, कितना हो जाएगा 2 लाख का। यहाँ पे भी करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा, क्यों करंट लाइबिलिटीज आएगा, कैपिटल हो गया और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हो गया, बचा क्या करंट लाइबिलिटीज ही बचा, वो कितना हो जाएगा 1 लाख। समझ गया। तो करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस फिक्स्ड एसेट, हम यही तो किया, करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस फिक्स्ड एसेट, तो ये निकल गया है ना। और करंट लायबिलिटीज क्या है, टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यही तो किया, टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो करंट लायबिलिटीज निकल गया। ये देखो ये फॉर्मूला पूरा चैप्टर में चलेगा, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डाला है, तो जो डाला है वो कैपिटल है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। और वर्किंग कैपिटल में वर्क आ रहा है पहले कि चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए, मतलब छोटा मोटा कैश का बात कर रहा है, तो वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8, प्रभा लिमिटेड प्रोसेस्ड करंट एसेट ऑफ 80,000, करंट लायबिलिटीज ऑफ 40,000। बिफोर कंसिडरिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द ट्रांजेक्शन वुड इंप्रूव, रिड्यूस और चेंज इन रीपेमेंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स बाई चेक रुपीज 10,000। क्या होगा कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया 10,000 का, तो अपना करंट एसेट 10,000 का पेमेंट करने के बाद अपना करंट एसेट कितना हो जाएगा 70,000, और करंट लायबिलिटीज कितना रहा 30,000, इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, हाँ क्योंकि गुड्स क्रेडिट में लिया तो अपना ऊपर में करंट ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कितना हो जाएगा 1 लाख का हो जाएगा, और नीचे वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 60,000 का हो जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ एन ऑफिस कंप्यूटर बुक वैल्यू 10,000 फॉर 5,000, कि एक ऑफिस का एक कंप्यूटर था उसको 5,000 रुपये में बेच दिया, तो सिंपल सा बात है, नीचे का करंट लायबिलिटीज में अपना कोई चेंजेस नहीं होगा, ऊपर का करंट लायबिलिटीज में खाली 5,000 ऐड होगा, ठीक है, माइनस 10,000 नहीं होगा क्योंकि वो तो फिक्स्ड एसेट है, वो तो इस रेशियो में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, ऑफिस कंप्यूटर जो है अपना फिक्स्ड एसेट है, तो वो तो ऊपर में माइनस होगा नहीं 10,000, खाली 5,000 ही ऐड होगा क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऊपर अपना हो जाएगा 85,000 और नीचे हो जाएगा अपना उतना 40,000 की, तो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है।
सेल ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,000 फॉर 15,000 का सामान को 25,000 में बेच दिया। अब इसमें एक टॉपिक है, 80,000 का ऑलरेडी अपना करंट एसेट है, ठीक है, 15,000 का सामान बेच दिया तो स्टॉक अपना कितना चला गया, 25,000 में बेचा, तो अपना या तो डेटर होगा या फिर वो कैश में कन्वर्ट होगा, दो चीज़ हो सकता है, दोनों ही करंट एसेट है। तो प्लस कितना हो जाएगा 25,000, नीचे में क्या 40 का 40 नहीं कितना, हाँ 40 ही रहेगा, तो ऊपर बढ़ गया ना, 15 कम किया और 25 बढ़ाया है, तो करंट एसेट करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड 5,000 डिविडेंड पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 की जगह हो जाएगा 75,000, नीचे का उतना को उतना ही रहेगा, तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। करंट रेशियो कितना है 2.4:1, करंट एसेट कितना है 72,000, करंट लाइबिलिटीज कितना 38,000, एसर्टेन द अमाउंट ऑफ डिक्लाइन इन द करंट एसेट नेसेसरी टू ब्रिंग द रेशियो टू 2:1। यहाँ पे बोला है एसर्टेन द अमाउंट ऑफ डिक्लाइन इन करंट एसेट, करंट एसेट को डिक्लाइन करना है, करंट लाइबिलिटीज को नहीं, कि करंट एसेट कितना कम हो जाने से रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। हाँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि करंट एसेट कम हो गया करंट लाइबिलिटीज कम नहीं हुआ। अगर हम एक फिक्स्ड एसेट खरीद लें तो मेरा करंट एसेट तो कम हो जाएगा बट वो फिक्स्ड एसेट बढ़ गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सिंपल सा बात है, अगर मेरा करंट लाइबिलिटीज है 30,000 का तो करंट एसेट मेरा कितना होना चाहिए डबल होना चाहिए, मतलब 60,000 होना चाहिए, तो कितना डिक्लाइन होना पड़ेगा 12,000 डिक्लाइन होना पड़ेगा, मतलब 12,000 को भी फिक्स्ड एसेट लेना पड़ेगा हमको, तभी तो कैश 12,000 कम होगा और वहाँ पे वो फिक्स्ड एसेट में चला गया, ठीक है। क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो तीनों का नाम सेम ही है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी वर्ड देने से ये वाला फॉर्मूला लगाना अपने को, ठीक है। अच्छा, क्विक रेशियो क्या बोलता है, क्विक रेशियो इंडिकेट्स वेदर द फर्म इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज विद इन ए मंथ, एक महीना के अंदर कितना जल्दी, वो तो जो करंट रेशियो कर रहा था वो एक साल के अंदर का था, अब ये क्विक रेशियो जो बोल रहा है वो बोल रहा है एक महीना के अंदर कितना जल्दी पेमेंट कर सकता है, और विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, द क्विक रेशियो इज कॉल्ड एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, लिक्विड एसेट क्या होता है, लिक्विड एसेट मतलब जितना भी करंट एसेट पहले लिया था उसमें से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स माइनस कर दो, बचा क्या, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेटर, ये तीन चीज बचा, ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज में वही है ना, बट बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना है अगर वो परमानेंट है, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए वो बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है, 4-5 साल तक चलेगा वो बैंक ओवरड्राफ्ट, बट अगर टेम्पररी ले रहा है, 1 महीना 2 महीना के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट ले रहा है, तो वो करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड करना है, फिर एज्यूम करना पड़ेगा, नीचे में नोट डालना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हैज बीन एज्यूम्ड एज परमानेंट या टेम्पररी, ठीक है ना। और इसका आइडियल रेशियो क्या है 1:1, वो था 2:1, ये है 1:1, ठीक है, कि अपना जितना भी कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और डेटर है उतना ही करंट लाइबिलिटीज होना पड़ेगा, क्योंकि देखो कैश बहुत ज़्यादा लिक्विड है, बैंक में जो पैसा पड़ा है बहुत ज़्यादा लिक्विड है, अच्छा कैश का मतलब कैश एंड बैंक दोनों, ठीक है ना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जब भी डीमेट अकाउंट से बेच के पैसा उठा सकता है, और डेटर से जब चाहे पैसा उठा सकता है, तो वो तो बहुत 1 महीना के अंदर हम लोग पैसा उठा सकता है ना, तभी तो करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट होगा। और स्टॉक को बेचने में टाइम लग सकता है, ठीक है। और क्या आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो हम पहले ही पे कर दिया, मान लो कि स्टाफ को 1 महीना का सैलरी एडवांस में पेमेंट कर दिया, अब हमको किसी को पेमेंट करना, तो हम उसको ये तो नहीं बोल सकता तुमको एडवांस जो दिया तो तुम वापस दो, ये तो नहीं बोल सकता। एडवांस टैक्स जो गवर्नमेंट को दे दिया वो तो हम लोग वापस से गवर्नमेंट से मांग नहीं सकता, ठीक है ना। कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, क्विक रेशियो निकालना है, ठीक है ना। क्विक रेशियो के लिए हम लोग क्या लेगा, सन्ड्री डेटर, इन्वेंट्री को हम लोग नहीं लेगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज लेगा, कैश लेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लेगा, ठीक है ना। डिबेंचर तो आएगा ही नहीं, लॉन्ग टर्म है, बिल्डिंग भी आएगा नहीं, लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना। तो एसेट अपना हो गया, कौन कौन सा एसेट है, सन्ड्री डेटर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और कैश।
लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में हम लोग क्या क्या लेगा, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट भी ले सकता है, नहीं भी ले सकता है, नोट में डाल देना, ठीक है ना। देखो क्विक एसेट में क्या लिया, सन्ड्री क्रेडिटर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश। और करंट लाइबिलिटीज में क्या लिया, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, करंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। हाँ 1.5:1 होगा, ठीक है, नॉर्मल। थोड़ा ये ऊपर नीचे होने से चल जाता है, बट बहुत ज़्यादा ऊपर होना खराब बात है, समझ गया। जैसे 2, 3, 4 चला गया तो वो बहुत ज़्यादा खराब है।